नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता। अचानक मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए दुबई चले गए और उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब आधी रात को बीबी जी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम मुजम्मिल है और मैं मुल्तान के गांव का रिहायशी था। नौकरी की गरज से मैं कराची आ गया और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था, क्योंकि जब मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी, उसी दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालकिन ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले में पहुंचता। अक्सर शाम में अपने दोस्तों की तरफ निकल जाता तो मैं उसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज़्यादा एहसास था। मैंने कभी नज़र उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम कायनात था और वो एक हसीन लड़की थी। कायनात बीवी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक की उनकी हर बात फ़ौरन ही पूरी कर देते। कायनात ने नए गाने की फरमाइश की तो मालिक ने फ़ौरन ही उन्हें नई गाड़ी खरीद कर दे दी। कायनात भी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी लेनी है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से ज़्यादा सजावट ना करता। कायनात जब भी खरीदारी पर जाती तो वो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद दिया करती कि यह उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और इखलाक से बहुत मुतासिर था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यही कायनात भी एक दिन मेरे किरदार को पास पास कर देगी। कायनात की कम उम्र में ही शादी हो गई थी और वो शादी होकर अपनी मौसी के घर जाने वाली थी। कायनात गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही थी, जिसमें उनके मंगेतर का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश न करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालकिन को अचानक ही बरूनी मुल्क जाना पड़ा। चूँकि मालिक के बड़े भाई जो दुबई में रहते थे, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। कायनात बीबी के इम्तिहान 8 सिर पर होने की वजह से मजबूरन वो दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़कर मालिक ने जाते मुझे यह जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं कायनात को कॉलेज ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 3 साल होने वाले थे। इसीलिए वो लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी नज़र भरकर भी उनकी बेटी की तरफ ना देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए दुबई चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं कायनात को कॉलेज छोड़कर करीब ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सिखाता ताकि फ़ारिग वक्त में यह काम भी कर सकूं। मालिक के पास से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता कि उसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी परागत मिल जाया करती, क्योंकि कायनात टीवी ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उस रात ही मेरे पास कायनात बेबी का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं। शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब ना था, लेकिन बीमारी की हालत में भी
बीबी जी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो अपने ताया की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वो सर्दी बुखार में तप रही थी और सारी रात परेशानी में रही थी, और मैं उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद से कायनात टीवी की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजिद 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वो दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्सा है कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली है। कायनात बीबी ने मुझे पर यह जुल्म इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और अब वो उम्मीद से है, और यह बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। मैंने हैरत से कायनात बीबी को देखा जो कमाल डिटाई से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो कायनात बीबी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी ना थे और कायनात बीबी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार ना थी। वो कह रही थी कि जिस रात ताया का इंतकाल हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फ़ैसला किया था, लेकिन कायनात बेबी ने उन्हें रोक दिया। बीबी ने अपने वालिद को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आ जाएगी। कायनात के वालिद मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम ना था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह न थी, इसलिए मजबूर होकर दोबारा मालिक के दर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रख दी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें कायनात से कुछ महीने के लिए शादी करना होगी। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो फिर तुम इसे घर छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा जाया करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टर ने यही कहा कि इस अमल में कायनात की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया और इससे पहले के ज़माने में हमारी बदनामी हो, हम कायनात को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो उसके बाद हम कायनात को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और कायनात ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं उस पर राज़ी हो गया क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और फ़िलहाल इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने कायनात से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसके साथ निकाह करके उसे गांव ले आया। कायनात बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारे रास्ते में उसे कोई बात ना की। निकाह के फ़ौरन बाद हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए। मेरी माँ और घर वाले कायनात को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे। लेकिन फिर कायनात की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खुश हो गई और कायनात को प्यार करने लगी। कायनात खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वो कायनात को मेरे कमरे में ले गई और उस गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढले जब मेरे कमरे में आया तो कायनात दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी।
میں اسے دیکھ کر سستے رہ گیا۔ وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی مجھے اس قدر بڑ کردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح کی شادی کی ہے۔ میں پہلے ہی اسے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ نے برساتی نگاہوں سے کائنات کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی مجبوری میں یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت تو کوڑی کی بھی نہ رہی۔ تم اپنے گناہوں کو میرے سر تھوپ کر رخرو ہو گئی ہو اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کمزور نہیں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ اسی لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑوں گا۔ میں کائنات کو اپنے قدموں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب کائنات کے لفظوں نے میرے قدموں کو زنجیر کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ کائنات کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں پلٹ کر کائنات کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہے تھے۔ کائنات کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھے جھوٹ کہا ہے اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ کائنات نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کائنات بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم اس کی بات سن رہا تھا۔ کائنات کہنے لگی کہ اس کی موسی نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور کائنات کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر کائنات کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کائنات کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ کائنات کا منگیتر احمد ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی، نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ احمد کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ روکتی، اور جیسے جیسے احمد عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید عیاس ہوتا جا رہا تھا۔ کائنات بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ دبئی گئے ہوئے تھے، احمد نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آیا اور کائنات پر پشت کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا۔ اور جس رات اس کے تایا کا انتقال ہوا، اسے ایک شام پہلے بھی احمد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کائنات کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور اسی خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ احمد اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ احمد سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ کائنات کے باپ نے احمد کی ماں سے بات کی، وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے جبکہ کائنات سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن احمد کی ماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ احمد نوجوان خون ہے
और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती तो करते हैं। कायनात क्यों इतने पुराने ख्यालात की माग में है कि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकते। कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि अहमद के इतने ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, तो वो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही अहमद के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो अहमद धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो मुझे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। अब्बा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जब उन्हें लॉन्च के शीशे के पार तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने अब्बा को यह भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। अब्बा को अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक पुख्ता किरदार के मालिक हो, इसीलिए अब्बा ने यह फैसला किया कि वो तुमसे मेरी शादी करवा दें और अहमद से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन अहमद ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए अब्बा ने मौसी को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब्बा ने उम्मीद से हो मौसी ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही हामला हो चुकी थी। अब्बा तुम्हें पहले रोज ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन अब्बा को डर था कि तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे, इसीलिए अब्बा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब्बा जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब्बा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। अब्बा का मंसूबा कामयाब हो गया। जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद अब्बा के दर पर चले आए और अब्बा ने शादी की बात रख कर अपना मसला हल कर लिया और अब्बा ने मुझे रुखसत करके इसीलिए तुम्हारे साथ काम भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब्बा जानते थे कि तुम एक बड़े सिर्फ के मालिक हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तो मुझे कबूल कर लोगे। अब्बा को दुनिया की परख थी और अब्बा पहले ही दिन से कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, एक पुख्ता किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं हामला नहीं हूँ और ना ही किसी ना मरहम ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में अब्बा ने मुझे तुम्हारे निकाह में दे दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई के गवाह हो सकी थी। मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। कायनात की आंखों से आंसू टप टप रहे थे और मुझे उन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रहे थे। मैंने कायनात को अपने सीने से लगा लिया। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद खुदा ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्में शुरू की। मैं हर दिन अपनी बीवी को गांव के रस्म रिवाज के हिसाब से सजता संवारता था। निहाल हो रहा था। कायनात ने अपने बाप को फ़ोन करके बताया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो कायनात के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए और वो भी हमारी शादी में शरीक हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जो बद किरदार और अय्यास हो। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो न जाने कौन सा रास्ता इख्तियार करें या उनके दिल में किसी और की मोहब्बत घर कर जाए। आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हो सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी आर्जा नहीं होती कि आप उसे किसी बद किरदार शख्स के साथ उसे ब्याह दें जिसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।